हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो चलिए भाई, आज हम अपना लेक्चर देखिए। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और वॉइस इसके ब्रेक अंदर हो लेक्चर नंबर 3, 4, 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रख लेना, 3, 4, 5 ये थर्ड वाला लेक्चर यहाँ पर चल रहा है। तो इसके अंदर वॉइस ब्रेक हो रही है। सभी को वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस गाइस, सर मैं कृष्णा हूँ सर, वो दूसरी आईडी से आया हूँ। यस सर, आ रही है। आ रही थी फिर रुक गई। कोई बात नहीं। अभी वॉइस आ रही है क्या? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी नहीं आ रही है, यस सर। बीच बीच में आ रही है थोड़ी बस। सी आ रही, थोड़ी सी नहीं आ रही है। अभी तो क्या बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है? हाँ सर चलिए अभी मैं आई। मीटिंग रिफ्रेश करता हूँ। अभी वेट ए मोमेंट। सर आपका माइक बंद है। सर ने अभी बंद कर रखा है। यस बेटा, अभी आ रही है सबको आवाज क्या? यस सर, आ रही है। फिर ये वाला क्वेश्चन बता दो सर, फिर से करना कराया। अरे कुछ नहीं करवाया, अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम चल रही थी शायद नेटवर्क की, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए भाई शुरू करते हैं अब। ठीक है, व्हेन तो पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, प्रीवियस जो हमने नॉलेज ली है उसके बेस पर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ला किया था U इक्वल Q प्लस W है ना। 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम बोला इसने, यानी कि डेल्टा V 0 है, dV भी 0 है, dV कह सकते हैं, dV 0 है, बहुत छोटा सा चेंज भी 0 है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर रेज्ड 298 से 308 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा गया, मतलब 10 डिग्री का चेंज है टेम्परेचर में। हीट सप्लाई टू 500 जूल, 500 जूल हीट इन्होंने सप्लाई किया। विच ऑन द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है? ए बोलता है क्यू डब्ल्यू 500 जूल, यू 0 है, क्यू माइनस डब्ल्यू है, 500 जूल है, यू 0 है, या बी है या डी है, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए बी राइट ऑप्शन है। वैसे तो आंसर लगा हुआ है, लेकिन कैसे, ये कैसे पता लगेगा? तो ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस अभी से करना शुरू कर देना। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक्स में जो दिए हुए हैं फर्स्ट ला तक आप आसानी से कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी तक। ठीक है, तो वो अभी से लगाने शुरू कर दो। तो देखिए भाई क्या कहता है, क्यू यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर यू इक्वल क्या होता है? डेल्टा यू। क्यू उसने दिया हीट, कितना चेंज हुआ? हीट सप्लाइड 500 जूल। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये हमने कल किया था, डब्ल्यू इक्वल पी डेल्टा वी। यस, एक्सपेंशन का माइनस में होता है और कंप्रेशन का क्या होता है? प्लस वाला होता है, ये ध्यान रख लेना। तो होगा क्या यहाँ पर? तो P डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम 0 है, प्लस लीजिए माइनस लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो डेफिनेट सी बात है प्रेशर का चेंज कुछ भी हुआ ओवरऑल 0 रहेगा, यानी कि U इक्वल Q। यस, समझ में आ गया भाई? चेंज इन एनर्जी जो है, जितनी हीट सप्लाई की है, इंटरनल एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर, आ गया। यस सर, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये क्वेश्चन सारे आपको खुद एनसीईआरटी वाले लगाना शुरू कर देना। ध्यान रख लेना, Q इक्वल 0, डेल्टा Q अगर इफ, ये मैंने कुछ और बोल रखा है कि इफ डेल्टा Q 0 है तो डेल्टा T चेंजिंग टेम्परेचर भी 0 होगा, क्योंकि हीट के ऊपर ही तो टेम्परेचर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे हीट डिपेंड नहीं करती कि आपने टेम्परेचर दे दिया तो उतनी ही हीट दी होगी, नहीं हो सकता हीट ज्यादा दी हो टेम्परेचर कम,
रेज हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी बीच में होती है, हो सकता है उसने छुपा ली हो हीट, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हीट चेंज इक्वल टू 0, तो पक्के तौर पर टेम्परेचर चेंज 0 होगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज 0 है तो हीट चेंज में भी हो गया हो, ये ध्यान रख लेना। तो अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा क्यू इक्वल नॉट 0 में भी नॉट, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल नॉट 0 में बी नॉट। ये समझ में आ गया भाई? ये समझाने का वो था बस, और कुछ नहीं है इसमें। यस सर। ठीक है, सर आ गया। हाँ, क्वेश्चन Yes, तो sir, आ आपका इधर लेफ्ट में रह गया, क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अब इसी में। नेक्स्ट ब्लैंक पेज, ठीक है, हो रहा भाई, लेट मी चेक दैट। हाँ, 2 ब्लैंक पेजेस हैं, 2 क्या, काफी सारे ब्लैंक पेजेस हैं, इनको उड़ा देते हैं अभी। एंड मोर पता रहे, सही वाला ना उड़ जाए ना, देखना पड़ेगा। चलिए, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को भी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है? तो स्पेसिफिक हीट होती क्या, मैंने तीनों फॉर्मूले लिख रखे हैं। हीट कैपेसिटी होती है क्यू बाई टी, डी क्यू या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और मोलर हीट कैपेसिटी सीएम होता है डी बाई टी इंटू डिवाइड में नंबर ऑफ मोल पर मोल, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है क्यू बाई टी इंटू ग्राम पर ग्राम। यस, क्लियर है? तीनों फॉर्मूले याद है, कल ही किए थे। यस सर। ठीक है, तो फिर अब इसने क्या कहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये रहा फॉर्मूला, वो क्यू बाई टी पर ग्राम होती है। तो हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यही होगा बी। क्लियर है? यस इन सर। दोनों की मल्टीप्लाई लिख रखी है, ये मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ सब्सटेंस, दोनों का मास का डिवाइड कर रखा है, घंटा दे रखा है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कुछ महान बच्चे इसको भी क्लिक लगा के आएंगे, पक्का पता मुझे। नन ऑफ द अबव, ये तो है ही नहीं, क्योंकि बी अगर राइट ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन फिर भी पढ़ लिया करो, भले ही 4 ऑप्शन में 3 गलत है, आपको एक सही वाला पता हो सकता है, दूसरा भी सही हो। एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ये अब आप अच्छे से जानते हैं। यस बेटा, क्लियर है ना ये बात सबको? हाँ भाई, यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे वहम में मत रहिएगा कि सब कुछ आप अपने हिसाब से आता है। मतलब हाँ एक सही है तो बाकी सब गलत ही होंगे, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना, हो सकता है सारे ही सही हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज, हीट कैपेसिटी क्या होती है? अब आपको ये पता होना चाहिए। तो जूल बाय केल्विन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जूल बाय केल्विन। क्या जूल होता है? नहीं होता। जूल बाय किलोग्राम? नहीं होता। जूल बाय किलोग्राम पर केल्विन? नहीं होता। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सर जूल, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जूल बाय किलोग्राम पर केल्विन क्या होता है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल देखो, जूल पर केल्विन और पर केजी, क्योंकि ग्राम में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यही तो होती है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी में होगा, ग्राम में थोड़ा होगा। ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट होगा, हम पर ग्राम में लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। यहाँ नोट, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इन केस ऑफ आइसोकोरिक सिस्टम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सेम वॉल्यूम, आइसोकोरिक का मतलब ध्यान रख लेना, हमने किया था, प्रोसेसेस याद है ना। अब जो वर्ड्स आएंगे उन प्रोसेसेस की जगह पर, उन वर्ड से आपको प्रोसेस को समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वैसे मैंने हर जगह पे मेंशन कर रखा है, नो वरी, मैं जानता हूँ एक बार में चीजें याद नहीं होती, लेकिन अगर आपने पढ़ रखी तो बहुत जल्दी याद आ जाएगा। हाँ, किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी तो ये वी क्या लिख रखा है, सेम क्या लिख रखा है, फिर तो उसका बंटाधार है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। उसको तो बताने के बाद फिर कौन सा वो याद रखने वाला है। तो यहाँ देखिए, सेम वॉल्यूम यानी आइसोकोरिक सिस्टम है। यहाँ थर्मोडाइनमिक्स में यही चीजें ध्यान रखने लायक होती हैं कि क्या क्या चीज क्या क्या आ रही है, एक एक चीज पे ध्यान दो। नो मैकेनिकल वर्क यानी वर्क डन नहीं हो रहा अगर वॉल्यूम क्या है, आइसोकोरिक, बिकॉज नेट चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। डेल्टा वी अगर जीरो है, डीवी जीरो है, तो प्रेशर
आप कितना भी बढ़ाइए, जब पी वी ही तो वर्क डन होता है, पी डेल्टा वी वर्क डन होता है, मैकेनिकल वर्क डन। तो वॉल्यूम अगर जीरो है तो डेफिनेट सी बात है, या फिर चेंज इन प्रेशर भी अगर जीरो हो तब भी मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। अब यहाँ मैंने दिखा रखा है, देखिए पी डेल्टा वी जीरो हो गया तो डब्ल्यू इक्वल जीरो आ गया। यस, क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. है ना। वर्कडन हमने कल वर्कडन के लिए वो किया था, आइसोथर्मल वर्कडन था क्या, वो क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के पी डेल्टा वी कर रहे थे हम, आइसोथर्मल वर्कडन, ठीक है। फॉर द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, अब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है किसी गैस का, अब ये भी एक अलग चीज है, हालांकि दिखने को लगेगा सब कुछ सही है। देखिए मैंने ये बॉक्स बना रखा है येलो कलर का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक पिस्टन है। तो ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर यूं समझिए कि ये स्पेस है, ये हमारी अर्थ पे नहीं है, मैंने इसको स्पेस पे भेज दिया, और ये बॉक्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स के जितना बड़ा है, खाली है सारा। अब क्या होगा, जो गैस है बाहर तो प्रेशर हो गया जीरो, यस क्लियर है। गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, फ्री एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। समझ में आया भी फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंड हो रही है गैस, फ्री, ये वाला। क्लियर है ये बात सबको? Sir, बोलिए, समझ में नहीं आया? क्लियर है। धरती से बाहर निकलिए, धरती के बाहर जब आप जाएंगे वहां पर क्या मिलेगा आपको, धरती से बाहर क्या मिलने वाला है, स्पेस। स्पेस के अंदर आपके पास में एक पिस्टन के ऊपर प्रेशराइज गैस थी और आपने उस स्पेस में उस पिस्टन को छोड़ दिया, तो बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर पड़ रहा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पिस्टन का, लेकिन जैसे ही मैंने उसको अर्थ से बाहर छोड़ा तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। यस, ये इतना समझ में आया? Yes, sir. तो जब उसपे कोई प्रेशर नहीं है तो गैस, अंदर से गैस तो प्रेशर मार रही है, तो गैस तो उसको एक्सपेंड करेगी, तो पिस्टन बाहर चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब तक, जब तक चलना है चलता जाएगा, फ्री एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। यस क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया, प्रेशर तो पड़ ही नहीं रहा है ना, सिर्फ गैस का ही प्रेशर है, बाकी तो कोई प्रेशर है ही नहीं। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब जीरो हो जाता है तो वर्क डन क्या होगा, P जीरो है तो डेल्टा V, चाहे वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और ये इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा था हमारे पास ये ओवरऑल सिस्टम, ठीक है। तो बेशक कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा, P जीरो है तो ओवरऑल वर्क डन भी जीरो आएगा। यहाँ ऊपर वाले मैकेनिकल वर्क डन जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन का वर्क डन जीरो होता है। मैकेनिकल में क्या होता है, आइसोकोरिक सिस्टम हो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जीरो होता है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो मैकेनिकल वर्क जीरो होगा। ये वर्ड्स जो आ रहे हैं ना, इनको लिख लो की वर्ड्स की तरह, रट्टा लगाना एक एक वर्ड का, फिंगर टिप्स में होने चाहिए कि मैकेनिकल वर्क में आइसोथर्मल आइसोकोरिक हो तो जीरो होता है। फिर उसके बाद में केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, इसके अंदर फ्री एक्सपेंशन में भी जीरो होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी रट्टा लगाना है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? हाँ भाई, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो इनको अलग अलग पॉइंट्स की तरह लिखिएगा, बहुत सोच समझ के छांट के पॉइंट लिखे हुए हैं ये। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए du इक्वल CVDT n CVDT। अब ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, ठीक है। देखिए इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी आगे आएगी, हम उसको करेंगे, लेकिन डेरिवेशन से पहले आपको ये सीधे फॉर्मूले रट्टा मारने हैं। मैं सीधी साफ बात बोल रहा हूँ, डिराइव करने के बाद कौन सा आप लोग मतलब महान बन जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीधे फॉर्मूले आपने याद ही किए। अभी +1 में आके +2 में आके बच्चों को लगता है कि सारी चीजें हमें तो डिराइव करके दिखाओ कि कैसे होता है, क्या होता है ना। तो इसको ऐसे समझ लो कि आप मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने मकान बना दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले तोड़ो, एक एक ईंट मेरे सामने लगाओ, नहीं, यूज दैट, है ना, उस हाउस को, उस होम को यूज कीजिए आपके रहने के लिए। उसको तोड़ के आपके सामने बनाएंगे तो फिर हजारों साल लग जाएंगे ना, हर चीज आपके सामने बनाई जाए, हर एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया जाए, तो लाइक दैट। लेकिन बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि सर डिराइव करके दिखाइए। डेरिवेशंस बहुत रेयरली, डेरिवेशंस में से कोई क्वेश्चन आता है बीच में से, कुछ डेरिवेशंस बहुत जरूरी होती हैं, वो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो हर बार डिराइव करनी पड़ती है। हर बार जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब डिराइव करके ही क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स बदल दो तो डेरिवेशन का आंसर मतलब फॉर्मूला बदल जाता है। तो भाई वो तो डेरिवेशन नहीं है, वो एक्चुअल में मेथड ऑफ वर्क है ना, तो वो तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी डेरिवेशंस जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले उठाइए।
टेंशन नहीं लेनी। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. जो आगे आएगा वो तो मैं करवाने वाला हूँ, नो वरी, ठीक है, लेकिन उसको करने के बाद में भी लास्टली तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखिए डी यू इक्वल एन सीवीडीटी, एन सीवीडीटी सीवी, अगर डेल्टा यू इक्वल, इसको इंटीग्रेट कर रखा है इसने और कुछ नहीं किया, एन और इंटीग्रेशन सीवीडीटी है, इफ सीवी इज कांस्टेंट, अगर सीवी कांस्टेंट है तो डेल्टा यू इक्वल एन सीवीडीटी, सीधी सी बात है। समझ में आ गया? मतलब कहानी कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है, डेल्टा यू इक्वल एन सीवीडीटी। और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 बार यूज होगा, 3 बार सेम चीज, डेल्टा एच इक्वल एन सीपीडीटी, डेल्टा एच इक्वल एन सीपीडीटी, ये एन सीवीडीटी है वो एन सीपीडीटी हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये याद होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए जरा, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, सीवी क्या है, सीवी बताया कोई? हाँ भाई, किसी को नहीं आता? सीवी क्या है? Sir, constant. कांस्टेंट? ऐसा नहीं है, सीवी है क्या चीज ये बताइए, कल हमने किया था। Sir, CV. heat capacity. capacity at constant कांस्टेंट वॉल्यूम, यस, हीट कैपेसिटी एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है सीवी, ठीक है, कांस्टेंट है वो तो पता है, और ये कांस्टेंट ही होता है, सीवी तो कांस्टेंट ही होता है, पता है ना, हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट ही तो है ये, हीट कैपेसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना? यस सर। तो ये वही चीज दे रखी है। अब देखिए जरा, तो यहाँ पर यानी एन नंबर ऑफ मोल, सीवी जो है हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, टी क्या है, टेम्परेचर है, तो देखिए डी यू इक्वल एन सीवी डी टी, या फिर आप याद करें डेल्टा यू इक्वल एन सीवी डेल्टा टी, ठीक है, जब सीवी कांस्टेंट होता है, मतलब मैंने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज करोगे तो हीट कैपेसिटी बदल जाती है, जैसे मैंने प्लास्टिक का एग्जांपल दिया था ना कि प्लास्टिक ज्यादा टेम्परेचर, प्लास्टिक खतरनाक हो जाता है, ठीक है, उसको टच करोगे तो आपके हाथ को जला देगा, लेकिन लो टेम्परेचर के ऊपर लोहा खतरनाक होता है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो लाइक दैट, अगर बड़ी रेंज में आप टेम्परेचर का बड़ा चेंज करेंगे तो सीवी जो है वो बदल जाएगा, हीट कैपेसिटी बदल जाएगी सब्सटेंस की टेम्परेचर के बड़े चेंज पर, छोटे चेंज पर, टेम्परेचर के छोटे चेंज पर सीवी नहीं बदलता, तो इसलिए डीवी इसने लिखा ना, देखो ये चीज देखना, इसने लिखा यहां पर, ये क्या है, सीवी डीटी, जब डीटी छोटा चेंज टेम्परेचर है तब सीवी को कांस्टेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होता है छोटी रेंज में, छोटी रेंज में जो भी वैल्यू है वो बदलती नहीं है, लेकिन जब बड़ी रेंज की बात करते हैं तो वैल्यू बदल जाती होती है, इसलिए इसने लिखा कि इफ सीवी कांस्टेंट है, मतलब बड़ी रेंज में टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करने पर भी सीवी में चेंज नहीं आता, तो हम डेल्टा यू इक्वल एन सीवी डेल्टा टी लिख सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है सभी को, ये समझ में आ गया होगा? Yes, sir. है ना? ठीक है, तो अब यहां से यानी आपको जनरली तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट ये भी यूज है, बात एक है, तो इसको याद रखिए, ज्यादा बेटर है ना, डेल्टा तो कभी भी बना लोगे, तो डी यू इक्वल एन सीवी डी टी, ठीक है। अब नीचे देखिए भाई, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, ठीक है, ये पता है ना, लेकिन इसका अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके कंसीक्वेंसेस देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सीएम हीट कैपेसिटी एट मोलर कांस्टेंट इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, अब इसको कोई डिफाइन कर सकता है, सीएम का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, क्यू बाई टी इंटू नंबर ऑफ मोल, हाँ भाई ठीक है। अब ये कह रहा है डेल्टा टी क्या है, 0 है, तो इसकी जगह 0 भर दूं, बताओ सीएम कांस्टेंट इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। यस सर, हुआ। कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे? नॉट डिफाइंड कांस्टेंट है ना सर। नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट ही बोल सकते क्या, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में फर्क होता है कुछ? मैथ के स्टूडेंट हो, यस सोचो सर, होता है। क्या होता है सर। क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है नॉट डिफाइंड और इनडेफिनेट में, इनफाइनाइट में? सर इंडेफिनेट तो सर, इंडेफिनेट तो सर नॉट डिफाइंड कैसे सर, इंडेफिनेट डिफाइंड होता है एक लिमिट तक, हम इंडेफिनेट का यूज करके थ्योरम पर, सर नॉट डिफाइंड जो होता है उसका कुछ यूज ही नहीं कर सकते, अपॉन में 0 आज सर वो पॉसिबल ही नहीं है ना, और पर किसी नंबर को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएं
एंड ऑफ टाइम तक। सर वो एक तरीके से पॉसिबल है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है ना, कुछ भी लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, खत्म तो होगा नहीं। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, लगाते जाओ जो मन करे लगाओ, और नीचे 0 लगाओ, रिमाइंडर वही बचेगा, फिर आगे लगाओ रिमाइंडर वही बचेगा, और चलता जाएगा। तो इनफाइनाइट नहीं हो गया? यस ऐसे भी तो कह सकते हो। समझ में आई भावनाएं क्या कह रहा हूं मैं? Yes. थोड़ी थोड़ी। है ना? तो यानी ये इनडिफाइंड जो नॉट डिफाइंड है वो इनफाइनाइट हो सकता है। चलो इसका दूसरा फॉर्म बताता हूं, अगर फिर भी विश्वास ना हो, एक और फॉर्म है मेरे पास। मैंने कल बताया था कि अगर हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर हो सकता है कम बढ़ रहा है, मैंने हीट दी लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा। एक दूसरा सब्सटेंस मैंने हीट दी, टेम्परेचर उसका ज्यादा बढ़ गया, सेम अमाउंट में लिए। जैसे पानी है उसका टेम्परेचर कम बढ़ता है, सोइल है उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है सेम हीट सप्लाई करने पर। इसका मतलब हीट कैपेसिटी पानी की क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब अगर मैं कहूं कि मैंने हीट दी और पानी का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, फिर मैंने फिर से हीट दी और पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, और मैं हीट देता जा रहा हूं लेकिन पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब हीट कैपेसिटी उसकी कितनी है? कितना भी टेम्परेचर दो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब कितनी भी हीट दो सॉरी टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इनडेफिनिट, मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है ना, अंत ही नहीं है वो तो। मतलब कितना भी टेम्परेचर दो उसका। अब आप लोगों को मैंने ये कल समझाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट कैपेसिटी की वजह से हो सकता है, सॉरी हीट बढ़ाने पर हीट कैपेसिटी की वजह से हो सकता है टेम्परेचर बढ़े ही ना, ऐसा भी होता है। तो ये वही वाला केस है। तो भाई सीएम जो होगा, मोलर हीट कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट होगी अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे और हीट सप्लाई कर रहे हो आप, बट टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो कहां गया टेम्परेचर? क्यों नहीं चेंज हो रहा? हीट कहां गई? हीट कैपेसिटी में मर्ज हो गई। समझ में आया अब इनफाइनाइट कैसे है ये? सर ऐसा किन किन केसेस में होता है? रियल लाइफ एग्जांपल से एक बार देखिए बताएं। रियल लाइफ में तो कोई एग्जांपल मिलेगा नहीं, हाइपोथेटिकल केस हैं सारे, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस, जैसे पानी जो है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है सोइल के मुकाबले, इसलिए पानी वाले इलाके जहां पर समुद्री इलाके हैं वहां पर गर्मियों में गर्मी ज्यादा नहीं होती, सर्दियों में सर्दी ज्यादा नहीं होती, है ना? ऐसा नहीं कि वो सर्दियों में जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अगर मैं इसी चीज को थोड़ा बढ़ा दूं बेटा, एक्स्ट्रा अपलोड कर दूं कि पानी इतना ज्यादा वो है कि जितनी हीट आ रही है सन से सारी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, सारी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देता, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी उसकी। यस, क्लियर हो गया? यस सर। एक्स्ट्रा अपलोड कर लिया इसी को हाइपोथेटिकली, ठीक है? तो ये वही है, आप इसे जनरल लाइफ से नहीं रिलेट कर सकते क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई सब्सटेंस नहीं है जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो, बट हम हाइपोथेटिकली बात करें। अब आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया भाई, ये है हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, तो सीएम क्या होगा भाई? ऑब्वियस है, टी 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड नहीं, इनफाइनाइट है इस केस में। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, तो भाई देखो सीएम इक्वल सीपी, सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको सीएम नहीं बोलेंगे, सीएमपी बोले ज्यादा अच्छा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो सी क्या होता है? कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी जो है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बन जाती है ना, सीसीपी बन जाता है। प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो सी सीवी बन जाता है। हाँ मिकू बेटा बोलो क्या कह रहे हो? मिकू यू हैव रेज योर हैंड, कोई क्वेश्चन है क्या? सर एक मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो, आप पूछो बेटा। सर वो बोलिए। सीएमपी सर सीएमपी नाम है ना सर, आइसोबारिक प्रोसेस का, सर फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना मोलर हीट कैपेसिटी का? फॉर्मूला कुछ नहीं बदलने वाला, बस प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये वो हीट कैपेसिटी है जो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख के फिर हीट कैपेसिटी चेक की थी। मैंने आपको बताया था हीट कैपेसिटी कुकर में जल्दी सब्जी बनती है ना, और पतीले में थोड़ा धीरे बनती है, याद है ये सबको? सर याद है। तो वही चीज है बेटा, तो यानी पतीले में क्या होता है?
वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है। कुकर में क्या होता है, concentration. वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी हीट कैपेसिटी से इसमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हीट में फर्क पड़ जाता है तो हीट कैपेसिटी में भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो हीट कैपेसिटी में फर्क पड़ रहा है, जो हीट में फर्क पड़ रहा है, यही चीज में आप लोगों को यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा कि हीट कैपेसिटी कौन सी जब प्रेशर कांस्टेंट रखा था, या हीट कैपेसिटी कौन सी जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। क्लियर है? तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हीट कैपेसिटी हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे सीपी। लेकिन क्योंकि ये मोलर हीट कैपेसिटी थी तो हम इसको बोलेंगे सीएमपी, कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, मिक्कू कुछ पूछना चाहते हो बेटा? यू हैव रेज योर हैंड अगेन। भाई कोई मिक्कू से पूछो, वो बोल ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, शायद बाय मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है आइसोकोरिक। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा वी 0 है, तो सी वी जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी जो है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगी। एम जो है, एम के साथ वी लग जाएगा, है ना? ये समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, बस वही सीएम सीपी वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना? मतलब उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है भाई? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू 0 होता है, यानी हीट नहीं दे सकते आप, बाकी वर्क डन कर सकते हैं, तो सीएम 0 हो जाएगा, यानी मोलर हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगा। कैसे? इसको फिर से फॉर्मूला लिख दो, सीएम क्या होता है, Q/T इंटू एन। अब आप Q को कर रहे हो 0, तो ऊपर अगर 0 हो तो फिर ओवरऑल 0 हो जाता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। अब नीचे देखिए, when the process is carried on in such a way that no heat can flow from the system to surrounding and vice versa, it is known as adiabatic process. हीट फ्लो नहीं होती, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कल। हाँ भाई, ये स्लाइड सबको समझ में आ गई? ये कंडीशनें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सभी के, और ये वाला फॉर्मूला du इक्वल एन सीवीडीटी याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है ना? ठीक है, बाकी सभी बच्चे याद है, सब हो गया? शिवांगी, आशु, रचना, शिखा, सबको आ गया? ठीक है बेटा, प्रज्ञा, प्रतीक, रोशनी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेक्चर भी मैंने बोला था, तीसरा चौथा पांचवा लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का 70% हिस्सा कवर करता है। ये रट लो, गारंटी देता हूँ 70% एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अगर ये फिंगर टिप्स पे हुआ तो आपको आंसर सॉल्यूशन देखते ही समझ में आएगा, ये अच्छी चीज है इसकी। यस, क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फिर। तो एक क्वेश्चन अभी आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन में हमें पता है प्रेशर 0 होता है। फॉर आइडियल गैस है P इक्वल nRT। एडियाबैटिक कंडीशन है, तो एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब Q इक्वल 0। यानी आपको क्वेश्चन देख के ना फ्री एक्सपेंशन लिखा है तो ये इसको मार्क करके ऐसे लिख लो। आइडियल गैस लिखा है तो इसको भी मार्क कर लो, आइडियल गैस है भाई। एडियाबैटिक कंडीशन लिखा है तो इसको मार्क कर लो कि Q इक्वल 0 है। ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं उसने, उसके बाद देखो कि वो चाहता क्या। Q 0 है, बिल्कुल है, सही है। T 0 है, टेम्परेचर चेंज 0 होगा क्या? जब Q 0 होता है तो डेल्टा T 0 होता है, यस और नॉट? यस सर 0 होता है ना? तो ये भी हम बात करते हैं तो ये भी 0 होगा। वर्क डन 0 है, वर्क डन भी 0 होता है, P डेल्टा V। तो भाई क्योंकि चेंज इन प्रेशर 0 है तो ओवरऑल वर्क डन भी 0 है। बट यहाँ इन्होंने Q इक्वल नॉट 0 दे रखा, हमारा तो 0 आ रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। बी वाले में देखो तीनों ऑप्शन 0, तो यानी यही सही है। समझ में आया? फिर इसमें Q 0 बिल्कुल सही है। डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर 0 से कम, माइनस में हो जाएगा टेम्परेचर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वर्क डन इक्वल नॉट 0, वर्क डन 0 होगा, इक्वल नॉट 0 नहीं, 0 होगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया? और नीचे वाला भी कुछ ऐसी है। अभी यहाँ देख के बड़ा आसान लगता होगा, U इक्वल W प्लस Q है, ये 0 हो गया, P डेल्टा V ये भी 0 हो गया, दोनों 0 आ गए, इंटरनल एनर्जी भी 0 आ गई। यहाँ इंटरनल एनर्जी का जिक्र ही नहीं कर रखा, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी आपको निकाल के शो कर रखी है, ताकि अगर वो कहे कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी तो कुछ नहीं आनी जानी, फर्स्ट ला लगेगा बस। और कंडीशनों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से। समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक एक चीज फिंगर टिप्स में होनी चाहिए? कंडीशंस ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सामने आंसर बहुत आसानी से।
और यही प्रॉब्लम है, बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से इन चीजों को कीजिएगा। हाँ बेटा क्लियर है सबको, आगे बढ़े। यस सर क्लियर है बिल्कुल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो देखिए भाई वैसे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ी झलक ले चुके हैं हल्की सी, लेकिन यहाँ हम उसको थोड़ा फिर से डिराइव करने वाले हैं कुछ, या नहीं उससे हम सर, एक वो चीज पूछनी थी। एनसीवीडी, हाँ बेटा ये डिराइव करेंगे एनसीवीडीटी को, ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ये रहा। मैं बोल रहा था ना कि इसकी Okay, डेरिवेशन sir. भी आएगी वेट की। ठीक है हाँ बोलो बेटा क्या कर रहे हो। सर मैं पूछ रहा था कि ना मतलब जैसे अभी सिलेबस अगर हमारा फर्स्ट टर्म से पहले पूरा हो गया सर, जो स्कूल में होती है फर्स्ट टर्म, तो उस फर्स्ट टर्म की रिवीजन करवाओगे सर, या फिर हमारा सिलेबस कंटिन्यूस चलता रहेगा सर जैसे चलता है? पेपर के ड्यूरिंग आपकी रिवीजन पक्का होगी, बस सीधी बात ये है, कोई भी टर्म हो कुछ भी हो, पेपर के ड्यूरिंग आपके एग्जाम्स की ही रिवीजन होगी। समझ में आ गया? अगर आप लोग भागे नहीं छोड़ के पेपरों में, आपको हो गया हमें तो छुट्टियां चाहिए, वो अलग बात है। जैसे केमिस्ट्री के पेपर में 3 छुट्टियां तो फिर तीनों दिन केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स के पेपर में 3 छुट्टियां तीनों दिन फिजिक्स चलेगी, मैथ में 3 छुट्टियां तीनों दिन मैथ चलेगा। यस गॉट इट? यस सर गॉट इट। आगे बढ़िए। U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, यानी कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज दो ही तरीके से कर सकते हैं आप, चेंज इन डब्ल्यू, क्यू चेंज इन वर्क, हीट चेंज कीजिए या वर्क कीजिए। हीट क्या होती है, कल बहुत मत्था मारा मैंने हीट पे, अब भी अगर आप लोगों को हीट समझ में नहीं, किस किस को हीट अभी भी समझ में नहीं आई, हीट क्या होती है? तवे पे ना गरम करके और सीधा नहीं उल्टा हाथ रख लेना अगर हीट समझ में ना आए तो, और 2 मिनट ना किसी दूसरे को बोल देना कि दबा के रख इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो निकलेगी नहीं सर कभी दिमाग से, चिपक जाएगी। हाँ यहाँ कानों में से धुएं निकलेंगे फिल्मों में निकलते हैं ना हाँ सर निकलते हैं। बस वही होने वाला है। ठीक है तो हीट और वगडन, तो वगडन अलग चीज है, वो भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है तो एनर्जी, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है। तो देखिए भाई du dv इक्वल 0 कब होता है? dv इक्वल 0 अगर डेल्टा चेंज, यानी कि dv अगर 0 हो, क्या लिख रखा है मैंने, देखते हैं चलो, पता नहीं कौन सी कंडीशन लिख रखी है। देखिए भाई du इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, तो du इक्वल क्यू प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, तो du इक्वल क्या आएगा, क्यू प्लस, क्योंकि dv 0, अच्छा मैंने यही कंडीशन लिख रखी है, अगर dv 0 हो, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 हो, सोचिए जरा, अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, मैं ये डेरिवेशन करवा रहा हूं किसकी, डेल्टा यू इक्वल एनसीवीडीटी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, फिर इसके बारे में कुछ जबरदस्त सा करेंगे। डेल्टा यू इक्वल क्यू के इक्वल आ जाएगा, यानी कि डी यू इक्वल डी क्यू। यस क्लियर है भाई, डी यू इक्वल डी क्यू कहां से आया, वो यहां से आया, समझ में आ गया सबको? हाँ बेटा सर क्लियर नहीं हुई। क्लियर नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसने यहां बोल रखा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कीजिए और वॉल्यूम रखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इक्वल 0 हो गया, फर्स्ट लॉ लगाया, u इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की जगह pdv भर दिया, pdv u v कांस्टेंट था तो ये पूरा हो गया 0, तो यानी कि डेल्टा u इक्वल क्यू के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेल्टा u इक्वल क्यू के इक्वल आ गया। यस ये समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब देखिए नाउ वी नो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, सब एक दूसरे के उल्टा पुल्टा चलते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने बोला एनसीवीडीटी, वो डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू तीनों एनसीवीडीटी तीनों एनसीवीडीटी के इक्वल होते हैं, ये याद रख लेना। इसलिए मैं इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा था कि डी यू इक्वल एनसीवीडीटी है, लेकिन डी डब्ल्यू भी एनसीवीडीटी होता है, डी क्यू भी एनसीवीडीटी होता है, ये तीनों एनसीवीडीटी के इक्वल है। यस क्लियर है ये बात? यस सर। तो यहां देखिए ये डी क्यू इक्वल, इसने बोला, इसने सिर्फ इसको यूज किया, डी क्यू इक्वल एनसीवीडीटी, वी नो, ये पहले से बोल रहा है कि हम ये जानते हैं, ठीक है भाई जानते होंगे, हेंस तो मैं डी क्यू की जगह पर एनसीवीडीटी भर दूं तो डी यू इक्वल एनसीवीडीटी आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर आ जाएगा। बस फिर अब देखिए एन नंबर ऑफ मोल है और सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये होता तो उसका कांस्टेंट ही है हीट कैपेसिटी का, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब क्यू डेल्टा टी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली, तो ये तो वही है ना, यानी अगर मैं इसे ऐसे कहूं, अब देखो
इस डी क्यू को, डी क्यू इक्वल मैं यहां लगा दूं कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी। यही तो होता है, हीट मैंने बढ़ाई तो टेम्परेचर बढ़ गया, यही तो था ना हीट कैपेसिटी। यस क्लियर है? यस सर, यही थी। यस सर, अब क्लियर है। मैंने कर दिया वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने हीट दी थी तो मैंने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां पर भी क्यों हीट दी मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जो हीट कैपेसिटी है उसको भी वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही दी गई है, ऑब्वियस है। अब मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मोल की जगह कुछ और मोल लिए हैं, तो देखो डी क्यू इक्वल एनसीवीडीटी बन गया कि नहीं बन गया? डेरिवेशन खत्म हो गई, बन गया। डेरिवेशन खत्म हो गई, इट इज फिनिश्ड। तो अब ये मत बोलना इसकी डेरिवेशन नहीं करवाई तो ये इसने बोला ना वी नो, तो मैंने भी लिख दिया वी नो, हम भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कैसे? तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, क्यू जो है, डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी। अब सी अगर मैं इस हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पर दूं तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बस, और ये 1 मोल की जगह पर नंबर ऑफ मोल बढ़ा दूं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हो गया। तो एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी, तो क्यू भी हो गया, और क्यू से इसने यू को कर दिया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां देखो वॉल्यूम कांस्टेंट था ना, तो यही कंडीशन इसने ऊपर ले ली कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यू और क्यू बराबर होते हैं, तो यू और क्यू बराबर हैं, तो भाई क्यू वॉल्यूम कांस्टेंट पर क्यू जो है वो एनसीवीडीटी होता है कि नहीं होता? समझ में आ रहा है? तो अगर ये एनसीवीडीटी है तो वो यू भी एनसीवीडीटी हो जाएगा। तो देखो ये मतलब दो डेरिवेशन होगी। अब डब्ल्यू कब एनसीवीडीटी हो जाएगा भाई? ये भी एनसीवीडीटी होता है, ठीक है। तो वर्क डन कब होगा? यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो हो ही नहीं सकता, उसको भी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ दो को याद रखिए कि ये दोनों के दोनों एनसीवीडीटी के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं कि वॉल्यूम की जगह पर अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो एनसीपीडीटी हो जाएगा, तो क्यू जो है वो पी हो जाएगा, क्यू पी, ये भी तो कांस्टेंट प्रेशर पर हो जाएगी ना, और डेल्टा यू जो है वो डेल्टा एच हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी अब एंथैल्पी बन जाती है, ये भी हम आगे करेंगे, अभी उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन वो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, वो एक अलग चीज है। याद क्या रखना, तीनों का फॉर्मूला एक ही है, ये याद रखना। कैसे आया कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल भी गए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना कि तीनों का फॉर्मूला एक ही है। क्लियर है? ओके सर, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कंफ्यूजिंग है इसलिए बार बार इन चीजों को बोल रहा हूं मैं। आगे देखिए बेटा, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड हो रही है, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। यहां से मैंने एक अंदाजा लगा लिया, ठीक है, नहीं सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, ऊपर जा रही है गैस, मुझ पे वर्क हो रहा है नेगेटिव, ठीक है। इन ए वेल इंसुलेटेड है, यानी क्यों चेंज नहीं होगा, अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा रही, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ रही, आइसोलेटेड सिस्टम है, डेफिनेट सी बात है, एडियाबैटिक वर्क तो किया जा सकता है लेकिन हीट चेंज नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो ये दो चीजें मुझे दो वर्ड से मिल गई, और ऐसे करके आपको ना थर्मो में ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, और उसके बाद में उन पे सोचना पड़ता है कि कौन कौन सी कंडीशन लग रही है, और उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होता है। बस ये है थोड़ी सी कहानी थर्मो की जो भयंकर लगती है, इसलिए बच्चों को इसके न्यूमेरिकल आते नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं करते हो। 70 न्यूमेरिकल है भाई इसके एनसीईआरटी में, और आज ना घर बैठ के हाँ कम से कम 10 न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने हैं, याद रख लेना, वरना ये लेसन नहीं आएगा। इसके 6 7 7 8 टोटल बनेंगे, जो नहीं हुए मेरे को बोलना, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, उसने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और उसकी वैल्यू भी दी है 2.5, ठीक है, प्रेशर दिया 2.5 एटमॉस्फेयर, ये बदल नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया 2.5, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि डेल्टा, अगर डेल्टा पी 0 है, चेंज 0 है, लेकिन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू जरूर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल वॉल्यूम, शुरू में वॉल्यूम था 2.5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द जूल्स विल बी, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, 1 एटमॉस्फेयर में कितने जूल होते हैं, अब ये रट्टा मारने वाली बात है अभी, 1 बार लीटर, सॉरी 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.3 जूल होता है, और 1 बार लीटर 100 जूल होता है। ये दोनों वर्ड्स अब रट्टा मार लीजिए, नीट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, मतलब ये एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, इसे बाहर का नहीं है, ठीक है। और हम इसमें सब कुछ कर चुके हैं, कमाल की बात ये है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन बड़ा भयंकर लग रहा होगा ना, तो अब देखिए जरा इसमें क्या है। अब देखिए क्या है, प्रेशर दे रहेगा 2.5, V1 दे रहेगा 2.5, ठीक है, V2 दे रहेगा 4.5,
तो प्रेशर और वॉल्यूम 1 दोनों दे रखे हैं। डेल्टा वी कितना आया भाई, मैंने निकाल लिया, डेल्टा वी आया 2 लीटर। चेंज इन वॉल्यूम 2 लीटर, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन निकल जाएगा इससे। डेल्टा यू उसने पूछा था इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन नहीं पूछा, तो डेल्टा यू मुझे पता क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। माइनस क्यों होगा कोई बताएगा मेरे को? अब तक तो मैं प्लस लिखता आ रहा था। करेगी ना वॉल्यूम, हाँ एक्सपैंड करेगी ना, गैस एक्सपेंड कर रही है, मुझ पे वर्क हो रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी, किसी से कुछ लेने का नहीं। समझ में आया ना? कभी नहीं। यस सर। याद रख लेना, लाइफ का रूल है, जितना दान करोगे उतने सुखी रहोगे। आगे क्यू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ माइनस आ गया भाई, तो डेल्टा यू इक्वल क्यू माइनस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा वी भरूंगा। अब डेल्टा वी मेरे को पता है, क्या पता है, ये रहा, ठीक है 2.5, तो सॉरी प्रेशर 2.5 एटमॉस्फेयर था और वॉल्यूम चेंज 2 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आ गया, माइनस का 5, डेल्टा यू इक्वल -5 एटमॉस्फेयर लीटर, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और ये लीटर में है। एटमॉस्फेयर लीटर, मुझे तो जूल में चाहिए इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि इसने जूल में दे रखी है। यहाँ पर बच्चे आगे फंसते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर 101.3 जूल होता है और 1 बार लीटर 100 जूल होता है। यस क्लियर है बेटा? तो मैं इसको 101.3 मतलब 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 505 आएगा, सीधी सी बात है, ये रहा, दैट इज आंसर। हाँ भाई क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आपसे हाँ बोलो बेटा। सर ये जो जितने भी सारे सर एनर्जी कन्वर्जन है ना सर बार लीटर इक्वल्स टू जूल सर कैलोरी जूल सर, ये सब सर एक बार भेज देना सर इनकी लिस्ट बना के सर, या फिर सर बता दो सर कहाँ कहाँ पे मार्क कर लूँगा। देखो थर्मो के अंदर जहां पर आएगा, जिस भी लेसन में जो भी जिस भी जगह पर जो भी आएगा एनर्जी कन्वर्जन में आपको सीधा बता दूंगा, ठीक है। अगर जूल की बात करो, जूल को कैलोरी में बदलते हैं, तो जो कैलोरी होती है वो लगभग कितनी होती है? 4.184 जूल में 1 कैलोरी होती है, ठीक है। अर्ज कितने होते हैं जूल में? 10⁻7 अर्ज होते हैं 1 जूल में, समझ गए? या एक अर्ज में इतने जूल होते हैं, अब ये मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एनर्जी कन्वर्जन है जो पहले आ चुके हैं, और इस लेसन में एक नया एनर्जी कन्वर्जन है, एटमॉस्फेयर प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई से। एटमॉस्फेयर और लीटर की मल्टीप्लाई 101.3 होती है, एटमॉस्फेयर बार की मल्टीप्लाई जो है, ठीक है, बार और सॉरी लीटर की मल्टीप्लाई जो है वो 100 जूल होती है दोनों एनर्जी, ठीक है। तो उनकी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्लियर है? जो जहां आता है ना वहां उठाइए, और साथ में क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाइए। ये अगर आपको यूनिट कन्वर्जन मुश्किल लगते हैं वो तो बेटा कभी भी देख सकते हो, जब न्यूमेरिकल करोगे अपने आप याद हो जाएंगे। आप एक जगह लिख भी लोगे फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ इन चीजों को लिखने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएंगे। जहां सामने आता है, जहां अटक गए उसमें मत्था मारोगे, दिमाग काम करेगा, और फिर कहीं ना कहीं से ढूंढ लेना, नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पर अगर कोई छोटा सा पॉइंट नया मिले आपको जो आपको नहीं पता था, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, जस्ट लर्न दिस, ऐसे ही याद होता है। 90% सीधा आपकी स्क्रीन के सामने है जो हम करवा रहे हैं, 10% छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हो, तो वो जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो तब आप कोई ना कोई पॉइंट उठा लेते हो और फिर आपको वो भी आ जाता है। समझ में आया? ऐसे चलता है। अगर आप ये कहें कि सब कुछ मैं करवा दूं, एक एक क्वेश्चन को ढूंढूं, उसमें कोई अलग चीज है वो करवा दूं, उसके बावजूद आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लेना। वो छोटी मोटी चीजें अगर रहती हैं तो वो नट बोल्ट है छोटे छोटे, वो आप खुद कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। मेजरली क्वेश्चंस को करना आपका बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सी इक्वेशन फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करती है? गिवन प्रोसेसेस इन द आइडियल गैस एज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क इज 0। ये एज्यूम करना है कि नॉन एक्सपेंशन वर्क जो है वो 0 है, अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 होगा। तो देखिए भाई, पहला साइक्लिक प्रोसेस में क्यू डब्ल्यू के इक्वल होता है। साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी, ए से चले थे बी पे, बी से सी से वापिस ए पे, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, यस और नॉट? समझ में आ रहा है? तो डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है इंटरनल एनर्जी, तो ये 0 है, तो क्यू क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू, तो क्यू माइनस डब्ल्यू आ रहा है, या माइनस, और या फिर आप यूं कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल माइनस क्यू, वो भी एक ही बात है, किसी की तरफ माइनस लगा दो। तो ये तो पहली कंडीशन सही है। दूसरी देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो है, ठीक है, वो इक्वल माइनस डब्ल्यू होता है, गलत है ये। बी, यहाँ पर बी लिख के दे रखा है, डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब डेल्टा यू इक्वल 0 प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू नहीं होता।
एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। अगर उसने बोला था ना नॉन एक्सपेंशन वर्क इज 0, ठीक है, तो यानी वर्क डन एक्सपेंशन वाला तो नहीं है, कंप्रेशन वाला ही है। समझ गए? ये कुछ ऐसा है, इस वजह से ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर वर्क डन W पॉजिटिव आने वाला है। नेक्स्ट देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस डी क्यू और डेल्टा यू इक्वल 0, तो डेल्टा यू आइसोकोरिक प्रोसेस में यू इक्वल क्यू प्लस W होता है, क्यू ठीक है, पी डेल्टा वी, और वॉल्यूम 0 है तो क्यू और यू 0 है, वो इक्वल है, सॉरी, तो क्यू और यू इक्वल है, यानी कि ये ट्रू प्रोसेस है। यस, समझ में आया? ये टी लगा हुआ है, ये भी सही है। डी देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू दे रखा है, तो यू जो है वो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यू इंटरनल एनर्जी जो है वो सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के लिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो आइडियल वर्ड लिख रखा है ना, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली, तो डेल्टा यू इक्वल 0। उसने क्या बोला? आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब आपके क्यू प्लस डब्ल्यू में तो कुछ आ ही नहीं रहा, समझ में आ रही है बात? क्यू और डब्ल्यू में टी नहीं आता है, तो क्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये इसने बताया नहीं, ठीक है। तो भाई टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्यू हो सकता है चेंज हो जाए, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाइपोथेटिकल केस होता है, तो यानी क्यू एक्चुअल में 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हम नहीं कह सकते, तो सीधी सी बात है। लेकिन इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है सिस्टम का। ये एक लीग से हटकर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, यूं समझ लो। यानी यहां से आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा आइडियल गैस के लिए। ये देखिएगा, अब आइडियल गैस के लिए ये एक सिचुएशन है जो लिख लीजिए, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, डेल्टा यू इक्वल 0 होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, आइडियल गैस के लिए। समझ में आया भाई? ये लाइन लिख लो, ये इस क्वेश्चन से आई है। वैसे ये पीवी इक्वल एनआरटी उस लेसन में भी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है वैसे आइडियल गैस, बट यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझ में आएगा। यस, क्लियर है? ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन नहीं है। कुछ बच्चों को लगता है क्वेश्चन है तो हम कर ही लेंगे, फॉर्मूला तो हमें आता ही है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चंस के अंदर कुछ कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं और फिर वो आपको वहीं से करनी है। सारी थ्योरी में कवर करवाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगा, और साथ में तब वो समझ में भी नहीं आता थ्योरी में कि कह क्या रहे हैं, लेकिन बाद में जब उसको करते हैं क्वेश्चन से तो वो आसान हो जाता है। यस, क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए जरा स्क्रीन के ऊपर। अब ये भी एक कंडीशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्सिबल है, उसके लिए वर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं। वर्क को कैसे कैलकुलेशन करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए? तो देखिए जरा, W इक्वल माइनस पीडीवी, ये दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो पीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर पीवी की जगह पर मैं एनआरटी बाई वी लिख सकता हूं, है ना। डीवी ये रहा बाहर, तो डीवी बाहर निकाल दिया, पी की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एनआरटी बाई वी। पीवी इक्वल एनआरटी होता है ना, तो एनआरटी बाई वी। ये समझ में आया? यस सर। तो डिराइव कर रहे हैं बस वर्क, और कुछ नहीं। लिख भी रखा पीवी इक्वल एनआरटी, पी इक्वल एनआरटी बाई वी। तो अब देखिए, तो वर्क क्या आ गया, एनआरटी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, डेफिनेटली बाहर ये बीच में श्री दे दी। मेरी वजह आ रही है? ठीक है, आ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो W इक्वल माइनस एनआरटी, ये चीजें बाहर आ गई। N नंबर ऑफ मोल है वो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसलिए ये तीनों बाहर आ गए। तो dV बाई V बन गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dV बाई V का क्या आएगा, W इक्वल एनआरटी नेचुरल लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल, ठीक है। यानी log V final by V initial। सर आपकी वॉइस बीच बीच में कट फिर हो से रही चलेगी है। वॉइस? सर समझ में नहीं आया सर। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा कैसे हुआ भाई, वॉइस क्यों जा रही है? अभी वॉइस आ रही है क्या सबको? यस सर। ठीक है, सर ये वाला एक बार स्टार्टिंग से हाँ दोबारा से करवा देता हूँ बेटा, नो वरी। ठीक है, देखिए क्या था, सीख नहीं रहा सर इसमें।
दिख भी नहीं रहा। यस सर, ग्रीन कलर। तेरा वो विजिबल है। ताल था। हवा है। कुछ बच्चों को visible विजिबल है, है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको लिख के बता देते हैं। देखिए W इक्वल नेगेटिव PdV, ये तो दिख रहा है सबको। यस सर। तो W इक्वल क्या होगा, नेगेटिव इंटीग्रेशन कर देता हूँ PdV का, इंटीग्रेशन हो गया। तो W इक्वल P की जगह पर मैं भर रहा हूँ भाई nRT बाई V, nRT डिवाइड बाई V, PV इक्वल nRT होता है ना, तो P की जगह पर nRT बाई V पुट कर दिया। क्लियर है? यस सर। मल्टीप्लाई में Yes, dv, sir. dv को ऐसा का ऐसा ही बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाय dv। ठीक है, अब इसके बाद देखिए w इक्वल nRT जो है वो कॉमन है, क्यों बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, और dv बाय v रह जाएगा इंटीग्रेशन। अब nRT क्यों बाहर निकाला, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो डेफिनेट सी बात है आ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। समझ में आ गया भाई? अब W इक्वल क्या आ जाएगा, nRT नेचुरल लॉग लग जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन खत्म है, और क्या आ जाएगा भाई, V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल। यस, क्लियर है बेटा? तो W इक्वल, अब देखिए माइनस nRT, नेचुरल लॉग की जगह लॉग लगाएंगे तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये लॉग बन गया, और V फाइनल बाय V इनिशियल। यस बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? सर लॉग वाला क्लियर नहीं हुआ। अरे नेचुरल लॉग से लॉग बनाया हमने, तो नेचुरल लॉग को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरल लॉग के आगे 2.303 लगा दो तो नेचुरल लॉग लॉग बन जाता है। क्लियर है? ओके सर। हमेशा जब भी नेचुरल लॉग से लॉग बनाएंगे तो लॉग से पहले 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और लॉग लिख दीजिए, बस ये होता है इनका इंटर कन्वर्जन। सर उसके लॉग बाद की वैल्यू क्या होगी? लॉग की वैल्यू बेटा वो तो V फाइनल बाय V इनिशियल आएगा ना, जब इसकी वैल्यू भरेंगे ना तब लॉग टेबल में, वो भी देखना सिखाऊंगा आपको एक दिन लॉग के लिए ना, आपका एक वो बना दूंगा, एक वीडियो लेक्चर आप लोगों का लेंगे जिसमें लॉग टेबल को देखना सिखाएंगे, लॉग की वैल्यू को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ लॉग V फाइनल बाय V इनिशियल आ जाएगा। वैसे मैथ में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे। ठीक है, तो हम इसको जरा करेक्ट करके लिखें तो W इक्वल -2.303 nRT, आगे पीछे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा अभी इस स्टेप में, log और V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है, सब कुछ वही लिखा है, nRT बस मैंने ये 2.303 आगे आ गया और nRT को बाद में लिख दिया, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए V फाइनल बाय V फाइनल बाय V इनिशियल की जगह हम लिख सकते हैं V2 बाय V1। क्लियर है भाई? या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं P1 बाय P2। क्यों? क्योंकि देखो P1 P2 जो होता है वो इक्वल होता है V2 V1 के, याद है सबको? यस क्योंकि P1 V1 इक्वल है P2 V2 के, तो जब आप इनको ऊपर नीचे लेके आएंगे तो यानी P1 बाय P2 बनेगा और V2 बाय V1 बनेगा, है ना? क्लियर है ये बात? तो इसलिए अगर इसको वॉल्यूम की टर्म में चेंज करना हो तो वॉल्यूम की टर्म में ये क्या आएगा, P1 बाय P2 आएगा, और सॉरी V2 बाय V1, और प्रेशर की टर्म में P1 बाय P2, ये वाला। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा। तो ये अब आपको डेरिवेशन सीधी सीधी समझ में आ गई होगी, है ना? अब आगे देखिए, बस हो गया इसकी डेरिवेशन, था ना, P इनिशियल बाय फाइनल लिख देते हैं इसको। और ये है रिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसने बोला था ना आइसोथर्मल, इसलिए मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था। ठीक है, रिवर्सिबल वर्क की बात की इसने। रिवर्सिबल मतलब ये जो डीवी था ये डीवी की फॉर्म में ही रखना है रिवर्सिबल में, मतलब डीवी लिया, बाद में उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद में यहाँ चेंज इन वॉल्यूम, तो ये फाइनल और इनिशियल में बदल गया, डिवाइड हो रहा है, डेल्टा वी नहीं लग रहा कहीं पर भी, तो ये रिवर्सिबल ही रहा। समझ में आ गया भाई? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। क्लियर है सबको? यस सर। तो अब ये फॉर्मूला W जो है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल, वो सिर्फ एक वर्ड देगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क डन बताइए, है ना? और इधर उधर की दो तीन टर्म और दे देगा, R बता देगा, R नहीं बताएगा, नंबर ऑफ मोल 2 मोल गैस है, ठीक है, जिसका इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम वो है, या प्रेशर बता देगा,
है ना, और उसके बाद में बोलेगा कि ये उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहा था, रूम टेम्परेचर रहा था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल करेंगे तो ये बनेगा। यस, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब वर्क कैलकुलेशन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, उल्टा कर दिया, क्या करें, पीडीवी को पी डेल्टा वी बना दो, बात खत्म। ठीक है भाई, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, सिंपल, खत्म। हाँ बेटा, यस सर। ठीक है, तो इसको याद करना, प्रोसेस के वर्ड्स को याद कीजिए। अब बात आती है वर्क कंपैरिजन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क का कंपैरिजन करेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क का कंपैरिजन कैसे होता है, अब इस पे ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी। और रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में देखिए क्या होता है, मतलब ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है भाई, इतना स्लो चलेंगे, पीडीवी इक्वल वर्क डन, पीडीवी नेगेटिव में है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है तो नेगेटिव होगा वर्क डन। ये समझ में आ गया सबको, पहली कंडीशन। यस सर। वर्क मैक्सिमम भी होता है, हमें पता है बहुत स्लो होता है, एक्सपेंशन है तो रिवर्सिबल है मतलब माइनस लग गया, और मैक्सिमम होता है ये भी पता लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ वर्क मैक्सिमम आएगा तो पी इनिशियल इसने ये लिया, पी फाइनल इसने ये लिया, प्रेशर इनिशियल से फाइनल, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ ज्यादा था। हाँ बेटा, सर आपकी वॉइस भी स्पेस में कट रही थी। बीच में वॉइस बाकियों को भी कट रही है क्या मेरी वॉइस? यस सर। भाई मेरा नेटवर्क तो, बीच में थोड़ा सा कट गया। नेटवर्क तो बिल्कुल सही है, पता नहीं हेलो क्यों। सर। हाँ बेटा, सर मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मैं पिछले 15 मिनट से माइक ऑन करके सर बोल रहा था, मेरे को लगा कि सही है, चलो बोलो क्या बोलना चाहते हो। नो सर, अब तो क्लियर कर दिया आपने, आगे ही किसी और का भी वही सीन था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भाई, अब रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए दो कंडीशन हमें पता लगी, वर्क डन है रिवर्सिबल है तो यानी कि माइनस में होगा, और डीवी लगेगा, छोटा छोटा चेंज, और वर्क मैक्सिमम होगा, रिवर्सिबल का वर्क मैक्सिमम होता है, ये क्लियर है सबको। और स्टेप्स में नहीं होगा, वो धीरे धीरे घटेगा, तो ये क्या कह रहा है, पी इनिशियल यहां पर था तो ये वॉल्यूम यहां पर था, वॉल्यूम इनिशियल, जैसे जैसे मैंने क्या किया, प्रेशर को घटाया, वॉल्यूम फाइनल बढ़ गया, ठीक है, मैं ये कर रहा हूं। अब प्रेशर घटेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, हमारे पिस्टन में देखिए ये यहां पर था, इतना वॉल्यूम गैस का, जब पिस्टन ऊपर गया क्योंकि प्रेशर घट गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। ये समझ में आ रहा है सबको, ये पिस्टन दे रखा है जो, हाँ भाई, यस सर। ठीक है, तो अब होगा क्या, रिवर्सिबल में तो बहुत धीरे होगा, मतलब मैंने थोड़ा सा क्या घटाया, प्रेशर, फिर थोड़ा सा और घटाया, फिर थोड़ा सा और घटाया, फिर और घटाया, तो वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और लास्ट में वॉल्यूम यहाँ आ गया। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसका और इसका, ये इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम तक, और इस प्रेशर से इस प्रेशर तक, ठीक है, इस प्रेशर से इस प्रेशर तक, जो भी ये ग्राफ बनेगा, ये जो एरिया आएगा, ये एरिया है वर्क डन का, और ये मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया ये क्या है? यस सर। अब दूसरा देखिए, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होगा, हमें पता है स्टेप्स में होती है, तो प्रेशर यहाँ था, मैंने सीधा यहाँ कर दिया, प्रेशर एकदम से कम कर दिया, कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, एकदम से कम, टाइम ही नहीं लिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिर यहाँ पर प्रेशर आने के बाद वॉल्यूम पहले यहाँ था, ठीक है, फिर वॉल्यूम बढ़ गया, एकदम से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बस। तो इसका ग्राफ क्या आएगा भाई, क्योंकि ये एकदम से नीचे आया तो ग्राफ ये वाला एरिया आ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, तो ये मैक्सिमम तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। इसमें वर्क मैक्सिमम होता है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क मैक्सिमम होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में रिवर्स जो है वर्क जो वो मैक्सिमम नहीं होता। यहाँ लिखा हो, thus we can say that the magnitude of the work done in the system is maximum in reversible expansion, hence रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, ये इसका मतलब ये है। यस बेटा, क्लियर होगी, ये भी एक कंडीशन है, और ये ग्राफ से समझ आई गई है, आपको ये ग्राफ याद करना है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, तो देखिए इरिवर्सिबल है, आइसोकोरिक है, आइसोकोर में क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन जो है क्या आएगा, वो जीरो आएगा इरिवर्सिबल आइसोकोरिक में। क्यों?
वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या होगा, जो भी होगा दोनों का मल्टीप्लाई, वर्क डन तो 0 आ गया, बस बात खत्म। यस, क्लियर है? यस सर। तो बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। आइसोकोरिक में दोनों वर्क डन 0 होते हैं, जैसा हमने पहले भी किया था। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबार प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा भाई, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना, तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन प्रेशर। अब देखो एक कंडीशन समझ में नहीं आएगी आपको, पीछे उसने कहा आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम चेंज 0 है। वॉल्यूम चेंज मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम की कोई वैल्यू तो होगी बेशक, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो इस ओवरऑल 0 आया। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, वो कह रहा है आइसोबारिक यानी वॉल्यूम जो है, आइसोबारिक क्या होता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है वो 0 नहीं है, चेंज इन प्रेशर 0 है मान लिया, बट प्रेशर कांस्टेंट दिया है उसने, तो हम इसका डेल्टा पी की हमें जरूरत है क्या, नहीं, डेल्टा वी की जरूरत है। ये चेंज हो रहा है, ये ना भी चेंज हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, वर्क डन जो है माइनस पी डेल्टा वी होगा। क्लियर है ये बात, ध्यान से कीजिएगा, कहीं उसको डेल्टा पी बना के और टोटल 0 कर दो, डेल्टा वी 0, डेल्टा वी तो चलो कुछ भी हो, लेकिन डेल्टा पी क्योंकि 0 है तो 0 हो जाए, ऐसा नहीं है, हमेशा वॉल्यूम ही चेंज होता है प्रेशर को कम ज्यादा करने पर पिस्टन का, इसलिए वॉल्यूम का चेंज अगर वैल्यूएबल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है ये बात? यस Yes. सर। ठीक है, आगे देखिए अब जरा, अब हम करने वाले हैं भी गामा। ठीक है, गामा क्या होता है, गामा होता है भाई सीपी बाय सीवी। कल हमने सीपी माइनस सीवी किया था, याद है सबको, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर होता है, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ बेटा, यस सर। तो अब हम गामा करेंगे, तो गामा क्या चीज है, गामा जो सीपी बाय सीवी का यानी इन दोनों का रेशो होता है, सीपी ऊपर है जो बड़ा था, नीचे सीवी है, इन दोनों का माइनस आर होता है, हमें पता है, तो वी गेट 1 माइनस गामा और गामा माइनस 1 इंटू सीवी इक्वल आर आ जाएगा। वो कैसे आया, तो देखो सीपी बाय सीवी इक्वल गामा होता है, ठीक है, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर होता है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ सीपी इक्वल क्या हो जाएगा, सीवी को उस तरफ ले जाऊं, आर प्लस सीवी। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस? यस सर। तो देखो मैंने क्या किया, फिर इसको इस पूरे को सीवी से डिवाइड कर दिया, और सीपी को भी सीवी से डिवाइड किया, और इस पूरे को भी सीवी से डिवाइड किया, तो सीपी बाई सीवी, तो इस तरफ तो मैंने लिख दिया गामा, सीपी बाई सीवी गामा होता है, और उस तरफ सीवी से डिवाइड कर दिया, यानी ये ऑलरेडी डिवाइड में रहा, ये इसको कुछ नहीं किया, इसका डिवाइड जो है मैंने यहाँ गामा लिख दिया। क्लियर है, ये सब स्टेप समझ में आ गया? यस सर। डिवाइड किया दोनों को सीवी से, तो सीवी से डिवाइड करने के बाद गामा मेरे पास आ गया, और मुझे यही कुछ निकालना है, गामा माइनस 1 सीवी की फॉर्म में, तो सीवी की फॉर्म में सारा आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगे भाई, तो सीवी को उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर प्लस सीवी इक्वल गामा इंटू सीवी, ठीक है, आर इक्वल क्या होगा, गामा सीवी माइनस सीवी, गामा सीवी को कांस्टेंट ले लो, गामा माइनस 1 इंटू सीवी इक्वल आर, हमारे पास आ गया, डेरिवेशन खत्म। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हाँ बेटा बोलो। सर हम गामा को डिनोट कैसे करते हैं? गामा देखो वैसे तो ऐसे होता है गामा, ये ऐसे, ठीक है, अब इनका तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, आप ऐसे कीजिए, ये सही है, ऐसा होता है गामा, ठीक है, दैट्स इट। तो भाई अब याद रखिएगा, सीपी माइनस सीवी आर होता है, और गामा सीपी बाय सीवी होता है, और गामा माइनस 1 सीवी इक्वल आर होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपकी स्क्रीन के सामने, तीनों को याद करना है, ठीक है, हम इनकी डेरिवेशन भी कर रहे हैं, छोटी छोटी डेरिवेशन है, नथिंग स्पेशल। अब देखिए भाई, कैलकुलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत दिमाग खाएगी कर्मों के अंदर, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था थर्ड वाला जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा ये इंपॉर्टेंट कैसे है। तो देखिए पीवी गामा, पीवी की पावर गामा है, पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट होता है, पीवी की पावर गामा है, याद रखना इसमें, तो पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट, हाउ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा कांस्टेंट होता है। ये वर्ड्स याद रखने बहुत जरूरी हैं, फॉर्मूले याद रह जाएंगे, उसके साथ में अगर वर्ड याद नहीं रहा कि किसके लिए था ये कंडीशन, तो भी गड़बड़ आ जाएगी। तो इसकी भी डेरिवेशन है, और मैं बता देता हूं फिर से, डेरिवेशन एक बार समझिए, नोटबुक पर लिख कर देखिए, याद कीजिए, उसके बाद में मेन फोकस फॉर्मूले पर करना, फॉर्मूला ही याद रखना है। क्लियर है बेटा?
तो यहाँ देखिए डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू है, क्यू जीरो है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू जीरो है, यस है ना, तो यू इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा, आ गया यू इक्वल डब्ल्यू। और हमें पता है डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू ये तीनों एन सीवीडीटी के इक्वल है, ये तो हम कर चुके हैं ना ये फॉर्मूला, इसलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो डेल्टा यू की जगह पर मैं एन सीवीडीटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख दिया, सीवीडीटी का इसमें कौन इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल यू, वो हमें ऊपर वाली कंडीशन से पता है, डब्ल्यू और यू इक्वल हो गए कब, एडियाबेटिक प्रोसेस में डब्ल्यू यू इक्वल हो जाते हैं, तो डब्ल्यू भी एनसीवीडीटी के इक्वल आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल एनसीवीडीटी। फालतू में वही डेरिवेशन कर रखी, डब्ल्यू कैसे एनसीवीडीटी के इक्वल होगा, तो ये पूरे ओवरऑल में सीधा याद रख लो, बात खत्म है। ठीक है, कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन याद रख लेना कि भाई वो क्यू जीरो होगा तो वो डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, बट एटलीस्ट तो डी यू जो डेल्टा यू जो है वो एनसीवीडीटी है, तो यहाँ क्या आएगा, अब देखो सीवी इक्वल आर बाय गामा माइनस वन, हमें पता है सीवी इंटू गामा माइनस वन इक्वल आर था, अब ये भी लिया था ये वाला पीछे वाले उसमें फॉर्मूला, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाया है। इक्वेशन नंबर 2 देखिए डब्ल्यू इक्वल एन सीवीडीटी, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दी। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 क्या बनाई है, डब्ल्यू इक्वल एन आर टी गामा बाय 1 गामा माइनस 1, अब ये कहां से आई, एन आर टी गामा माइनस 1, बताया कोई ये कैसे आई, ये रहा आर गामा माइनस 1 और एन आर सी वी इक्वल, कैसे बना भाई बता सकता है कोई, थर्ड इक्वेशन में इनकी वैल्यूज भर दो, सीवी की वैल्यू भर दी थर्ड इक्वेशन में, क्या भरा आर बाय गामा माइनस 1, ठीक है, तो एन ऑलरेडी था, एन आर बन गया, डेल्टा टी बन गया, गामा माइनस 1 नीचे था, वो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ डब्ल्यू इक्वल ई आ जाएगा, समझ में आया। पीवी की वैल्यू यहां से उठाकर ये आर गामा माइनस 1 जो है वो इस जगह पर भर दी, तो डब्ल्यू इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए एन ऐसा का ऐसा है, आर की जगह सीवी की जगह पर आर टी भरा है, आर टी डिवाइड बाय गामा माइनस 1, सीवी की जगह आर गामा माइनस 1, टी ऑलरेडी था, टी तो ऑलरेडी था, यस क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, तो W इक्वल क्या आ जाएगा, P2 माइनस V2 माइनस सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो nRT की जगह इसने क्या भर दिया, PV भर दिया, बट क्योंकि डेल्टा T टेम्परेचर में चेंज था तो PV इक्वल NR डेल्टा T, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि nRT था ना, तो दूसरा भी PV इक्वल nRT हो जाएगा क्योंकि चेंज है, तो P1 यानी कि ये मैंने यहाँ सॉल्व भी करेगा, P1 इक्वल P1 V1 nRT1, P2 V2 nRT2, P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V2 इक्वल आएगा P1 V1 इक्वल NR और डेल्टा T, T2 माइनस T1 है ना, तो डेल्टा T यहाँ से आ गया वो, तो यहाँ से सीधा इसको यानी nRT की जगह पर मैं ये भर सकता हूँ, और ये भी वर्क कौन सा आया, एडियाबैटिक वर्क आ गया भाई, ये याद रख लेना, W इक्वल P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, क्लियर है बेटा, कितना समझ में आया, यस सर। सीधे फॉर्मूले याद करने, समझ में नहीं भी आएगा तो भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे बात आती है भाई, तो यहाँ इसमें ये यही था वर्क डन का फॉर्मूला, और पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, वो किधर जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, एक्स एक्सिस में जा सकता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में जा सकता है, आर पार वाई एक्सिस में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तीनों एक्सिस में घूम सकता है, यस, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब काइनेटिक मोशन होता है, पहले तो ये याद रख लेना, ट्रांसलेशनल का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो सिंगल एटॉमिक गैस है उसका एटम तीनों डायरेक्शंस में जा सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर डाई एटॉमिक गैस है तो 3 रोटेशनल, ये क्या क्या होता है इसको आप रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा आप यहाँ पर इसको पढ़िए, देखिए जरा, मोनो एटॉमिक गैस है, ट्रांसलेशनल मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 3, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, यानी वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में जा सकता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3 तो उसकी ट्रांसलेशनल होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में जा सकता है, 2 वाइब्रेशंस भी होती है, कैसे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ,
ये इस तरफ वाइब्रेट भी कर सकता है, ये इधर वाइब्रेट कर सकता है, ये इस तरफ भी वाइब्रेट कर सकता है, इस तरफ भी कर सकता है। यस, क्लियर हुआ? ये समझ में आया? वाइब्रेशंस अंदर और बाहर ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट करेगा। उसके अलावा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वो तीनों डायरेक्शंस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में मोशन तो कर सकता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट वो दो वाइब्रेशंस भी करता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये सीधी ये टेबल याद करनी है आपको और कुछ नहीं है। लीनियर पॉलीएटॉमिक, दो से ज्यादा अगर हो तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 वाइब्रेशन, ये भी सेम दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यानी कि 3 + 2 और 5 टोटल, है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 गिनी जाएगी इनकी। और नॉन लीनियर अगर होगा तो वो 6 होता है भाई, 3 तरह से वाइब्रेशन कर सकता है, 3 ही तरह से वो काइनेटिकली लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये 3 5 5 6 ये याद रखना। उसके अलावा देखिए CVM, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से? तो F/2 × R, F/2 × R, सीधी सी बात है। तो F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पर 3 है इसके लिए तो 3R/2 आ गया, इसके लिए 5 है तो 5R/2 आ गया, इसके लिए 5 है 5R/2 आ गया, इसके लिए 6 है 6R/2 आ गया। समझ में आ गया CM निकालने का तरीका? ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फायदा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया सबको? सर एफ कैसे फाइंड क्या किया? सर आ गया सर, मतलब रटना है ना सर? F तो इधर से फाइंड किया बेटा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डाई के लिए कितना? 5 है। अगर सर डाई, कांस्टेंट है। हाँ ये फिक्स रहेगा सबके लिए। आपको ये बता दूं मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर है, और पॉलीएटॉमिक है, लीनियर और पॉलीएटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता लग गया, बात खत्म। अगर स्ट्रक्चर पता है, यानी स्ट्रक्चर कहां से पता लगाओगे? स्ट्रक्चर आएगा आपका कौन से लेसन से? केमिकल बॉन्डिंग से, वहां से स्ट्रक्चर पता लग लीजिए। मैं फॉर्मूला दूंगा, स्ट्रक्चर पता लग गया, स्ट्रक्चर पता लगने के बाद नंबर ऑफ एटम पता लग जाएंगे, डायरेक्शंस पता लग जाएंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे। 4 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 5 5 6 बस। मोनोएटॉमिक के लिए ओनली 3, डाई के लिए ओनली 5, लीनियर पॉलीएटॉमिक हो तो लीनियर हो तो 5, कोई भी मॉलिक्यूल हो, है ना? और अगर नॉन लीनियर है तो फिर 6 होती है। बस समझ में आ गया? अब CPM देखो कैसे निकलता है। ओके, CPM यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये अलग होती है, हमें पता है CP और CV में अलग फर्क होता है। तो ये क्या होगा? तो ये होता है F/2 + R, F+2 / 2 + R। वो सिर्फ F/2R था, इसमें +2 और जुड़ गया। तो अब आप +2 यानी कि ये 3 होता है, 3 + 2 यानी 5/2 बन जाएगा। और नीचे वाला 5 होता है, 5 और 2 7R/2 बन जाएगा, वो भी 7R/2, और ये 8R बन जाएगा क्योंकि ये 6 होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 + 2 8R/2। कैस क्लियर है बेटा? अब देखिए गामा, CP/CV, ये गामा होता है। तो गामा कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से? डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 / F। तो पहले के लिए 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3 × 2 5 आ गया, /3 आ गया। फिर 5 + 2 7 / 5, 5 + 2 7 / 5, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 + 2 / 6। यस, क्लियर है? ये पूरी टेबल याद रखनी है, ये बहुत काम की है, क्योंकि कई बार वो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके और भूल जाता है। आपको खुद ही बोलेगा गामा निकालो, CP निकालो, CV निकालो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यस, क्लियर है बेटा सबको? कैसे क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रख लेना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो अब मैं ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है?